हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट असम और बर्मा। क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट? असम एंड बर्मा की कहानियां आज पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, तो बैकग्राउंड देखते हैं। बर्मा एक्सपीरियंस अंडर अवर डायनेस्टी। बर्मा पे कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? एवा डायनेस्टी। तो उन्होंने ट्राई किया अटैक करने का असम और फ्रंटियर रीजन्स पे। तो उस टाइम पे इंडिया में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड आर्महेस्ट। उन्होंने भी बर्मा पे इंटरवीन किया। क्लेम असम टेरिटरी ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट। उनको पता था अगर बर्मा असम पे अटैक कर देगी और असम को जीत लेगी तो बहुत सारे उनकी जो ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट है वो भी थ्रेटन हो जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आल्सो वांटेड कंट्रोल ओवर असम पे, वो भी कंट्रोल चाहती थी फॉर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक रीजन के कारण। तो यहीं से फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर होता है स्टूडेंट 1824 से 26 में, जहाँ पे बर्मीज इनकर्जन। अब बर्मा ने कहां पे अटैक कर दिया था? असम, मणिपुर, छच्चर। छच्चर कहां पे? असम में, यही जगह स्टूडेंट। तो यहाँ पे फ्रंटियर डिस्प्यूट होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इधर से अटैक करने आती है, बर्मिस इन्फ्लुएंस को दबा देती है और यहीं से बोलता जाता है कि एंग्लो बर्मिस वॉर खत्म होती है। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ यंडाबू होते हैं स्टूडेंट। क्या होता है? ट्रीटी ऑफ यंडाबू 1826 में होती है ट्रीटी ऑफ यंडाबू। इसमें मेजर प्रोविजन क्या होते हैं? बर्मा टू पे 1 करोड़ रुपीज वॉर इंडेनिमिटी। बर्मा को 1 करोड़ रुपए देने थे और साथ में जगह भी देनी पड़ती है, अराखन और तेनसेरेन। तेनसेरियन जगह कहाँ पे? ये स्टूडेंट ये साउथ में है, बर्मा के साउथ में, जो म्यांमार का रीजन है उसकी साउथ वाली जगह है। बर्मा टू रिनाउंस क्लेम ओवर असम छच्चर। रिनाउंस करना पड़ेगा कि हम उनका कोई क्लेम नहीं ठोक सकते वो असम के ऊपर, छच्चर या जंतिया के ऊपर। मणिपुर एक्नोलेज एज इंडिपेंडेंट स्टेट। मणिपुर को इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है और कमर्शियल ट्रेड हो जाए ब्रिटेन के साथ। एक्सेप्ट ए ब्रिटिश रेसिडेंट एट एवा। एवा में एक ब्रिटिश रेसिडेंट बैठेगा। बर्मिस एनवॉय अलाउड एट कलकत्ता। जबकि बर्मिस डिप्लोमेट कहां बैठेगा? कलकत्ता में। मतलब ब्रिटिश का तो बंदा बैठेगा एवा में जाके और बर्मिस का बंदा बैठेगा कोलकाता में आके। समझ गए? ये ट्रीटी ऑफ यंडाबू याद रखना स्टूडेंट आपको। अब इंपैक्ट क्या होता है इसका? ब्रिटिश कंट्रोल एस्टेब्लिश ओवर असम, मणिपुर, आखरन पे कंट्रोल कर लेती है। पुरंदर सिंह को राजा बना दिया जाता है अहोम स्टेट का, अंडर ब्रिटिश के अंडर आके अहोम स्टेट का राजा बना दिया जाता है। तो अहम रिवोल्ट भी होता है 1828-29 में अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस को। ब्रिटिश बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। असम फुली एनेक्स होता था 1838 में, कंप्लीटली किसके हाथ में चले जाता है? ब्रिटिशर्स के हाथ में चले जाता है। 1874 में असम मेड चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया जाता है असम को, 1874 में स्टूडेंट। लेटर एनेक्सेशन ऑफ बर्मा। तो सेकंड एंग्लो बर्मिस वॉर होती है 1852 में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम, जब लोअर बर्मा को एनेक्स कर लेता है, जिसका नाम पेगू है, पेगू। थर्ड एंग्लो बर्मिस वॉर 1885 में होती है, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। बर्मा कंप्लीटली एनेक्स कर लेता है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ जाता है कंप्लीटली। और 1948 में बर्मा को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाता है। तो समझ गए? सेकेंड एंग्लो 1852 में हुई, जब पेगू चला गया हाथ से। थर्ड में कंप्लीट चला गया और 1948 में इसको आजादी मिल जाती है स्टूडेंट। तो होप सो आपको स्टूडेंट समझ में आई होगी असम की कहानी। असम की कहानी आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट, असम के बाद स्टूडेंट आज करेंगे अपन नेपाल। तो मैं बताऊंगा आपको नेपाल पे कैसे कॉन्क्वेस्ट किया। ये देखिए छोटी छोटी, इसमें ओनली ट्रीटीज के नाम वगैरह याद करने, इसके अलावा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। ट्रीटी का नाम पूछ लेगा, कौन जीता है वो पूछ लेगा, एक दो राजा पूछ लेगा, उसके अलावा ज्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन ट्रीटी आपको याद रखनी है। कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जाता है कौन सी ट्रीटी किससे पहले हुई थी, किसके बाद हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट नेपाल। तो देखिए स्टूडेंट, अब क्या होता है स्टूडेंट? एंग्लो नेपाल गुरखा वॉर एंड ट्रीटी ऑफ संगोली होती है यहाँ पे। अब देखिए क्या था। नेपाल वाज आलियर अंडर द मल्ला डायनेस्टी। नेपाल पे कौन रूल करता था? मल्ला डायनेस्टी। लेटर यूनिफाइड हुई, फिर बाद में पृथ्वी नारायण साहब गोरखा द मोस्ट एम्बिशियस गुरखा रूलर यहाँ पे रूल करने लगे। आफ्टर यूनिफिकेशन नेपाल एक्सपेंडेड फ्रॉम हिल रीजन टू प्लेन्स। अब धीरे धीरे क्या थे, वो हिल्स रीजन में रहते थे। अब धीरे धीरे जो प्लेन था इंडिया का, यूपी साइड का एरिया, उसमें आने स्टार्ट कर दिया उन्होंने। एक्सपेंडेंस पॉलिसी अपनाई उन्होंने भी। तो यहाँ पे कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ गोरखपुर। तो ब्रिटिश ने गोरखपुर को अपने अंडर किया। गोरखपुर कहाँ पे? यूपी में। तो यहाँ पे टेंशन बढ़ी। नेपाली एक्सपेंशन इनटू तराई कुमाऊं गढ़वाल रीजन में आ रहे थे, जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे। तो यहाँ पे हॉस्टिलिटी तो होनी थी स्टूडेंट। फिर बाय 1813-14 नेपालीज एंक्रोचमेंट ऑन ईस्ट इंडिया स्टेशन सीजर द बुटवाल एंड सिरोज फोर्स ब्रिटिश रिस्पॉन्स। अब इन्होंने नेपालीज ने क्या किया, जो बुटवाल और सिरोज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टेशन हुआ करते थे, कौन सी जगह? बुटवाल एंड सिरोज। तो वहां पे उन्होंने नेपालीज ने एंक्रोचमेंट कर लिया, मतलब घुसना स्टार्ट कर दिया वहां पे।
तो उसके में ब्रिटिश रिस्पॉन्स तो करेगा, चुप तो रहने वाला नहीं है। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स सोट ए बफर स्टेट एंड डिसाइड ऑन मिलिट्री एक्शन, उसने डिसाइड किया कि हमारे भैया बफर स्टेट पे इन्होंने अटैक किया तो हम भी मिलिट्री एक्शन लेंगे। तो ऐसे क्या होती है, एंग्लो नेपाल वॉर होती है। वॉर ऑफिशियली डिक्लेयर ऑन 1 नवंबर 1814, ब्रिटिश फोर्स अंडर सर डेविड ओटरलोनी अचीव सक्सेस, यहाँ पे जीत जाती है ब्रिटिशर। 1815 में नेपाली वर ड्राइवन आउट द गढ़वाल इन कुमाऊं सफरिंग मेजर डिफीट, है ना, नेपाल को अब भगा दिया जाता है गढ़वाल और कुमाऊं रीजन से, और यहाँ पे हार जाता है कौन, नेपाल हार जाता है स्टूडेंट। जब नेपाल हारेगा तो यहाँ पे क्या होती है, ट्रीटी ऑफ संगोली है, याद रखनी है आपको, ट्रीटी ऑफ संगोली यांडाबू से पहले हुई है स्टूडेंट। और यांडाबू कहाँ की ट्रीटी थी, असम साइड की हुई है, क्या नेपाल की, तो याद रखना है ऐसे, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड द एंग्लो नेपाल वॉर फॉर्मुलाइज ब्रिटिश सुपरमेसी, ब्रिटिश की सुपरमेसी आ जाती है। अब इसका की प्रोविजन क्या थे इस ट्रीटी के, नेपाल को सारी टेरिटरी वेस्ट और ईस्ट की रिवर काली इंक्लूडिंग कुमाऊं गढ़वाल लार्ज पार्ट ऑफ तराई देना पड़ता है, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता है। रिवर काली फिक्स है, वेस्टर्न बाउंड्री बना दी जाती है नेपाल के लिए। नेपाल एग्री टू होस्ट परमानेंट ब्रिटिश रेसिडेंट, अब काठमांडू में एक ब्रिटिश रेसिडेंट परमानेंटली बैठेगा। नेपाली किंग रिनाउंस क्लेम्स ओवर रीजन वेस्ट ओवर कालियन प्रोमिस नॉन इंटरफेरेंस, अब जो नेपाल का किंग था वो प्रोमिस करता है कि नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे, वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और सिख से भी विड्रॉ कर देता है अपना क्लेम नेपाल। और गुरखास को अलाउ कर दिया जाता है ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। अब आज भी देखो तो गुरखास इंडियन आर्मी में भी सर्व करते हैं स्टूडेंट, काफी पावरफुल होते हैं ये। अब सिग्निफिकेंस क्या हुआ, मार्क द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर हिमालय फुटबॉल पे भी ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया, गुरखा स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश आर्मी में, फिर इंडियन आर्मी में भी इन्होंने सर्व किया है। इन्होंने नेपाल को जब बफर स्टेट यूज किया बिटवीन चाइना एंड इंडिया के बीच में, परमानेंट रिडक्शन हो गया नेपाली टेरिटरी और एम्बिशन का, जो सोचे थे हम पूरा फैलेंगे उन्होंने वहीं पे दबा दिया गया। तो ये कहानी रही है हमारी नेपाल की। होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आई होगी नेपाल की कहानी। चलिए स्टूडेंट आगे, अब हम पढ़ेंगे तिब्बत की कहानी। कहां की पढ़ेंगे स्टूडेंट, तिब्बत, तिब्बत की कहानी पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो देखिए तिब्बत की भी छोटी सी कहानी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। अब तिब्बत से रूल कौन करता था, यहाँ पे बुद्धिस्ट लामास थे, चाइना की किंग डायनेस्टी के, वो रूल किया करते थे तिब्बत के ऊपर। भाई अर्ली 1900 रशियन इन्फ्लुएंस, अब देखो रशियन का इन्फ्लुएंस हो रहा था तिब्बत पे, तो वही ग्रेट गेम का पार्ट था, तो ब्रिटेन को डर था कि कहीं ना कहीं रशिया इंडिया में ना जाए, तो ब्रिटिश ने इंटरवेन किया। लॉर्ड कर्जन फियरिंग रशियन एंट्री इनटू तिब्बत सेंट कर्नल यंग हस्बैंड ऑन एक्सपेडिशन, उन्होंने क्या किया, रशियन के डर के कारण लॉर्ड कर्जन ने कर्नल यंग हस्बैंड को भेजा, लीड टू ब्रिटिश इन्वेंशन ऑफ तिब्बत, जिससे कि ब्रिटिश इन्वेजन हो सके तिब्बत के अंदर। तो यहीं पे होती है ट्रीटी ऑफ लासा, याद रखना ट्रीटी ऑफ लासा, ये ट्रीटीज के नाम याद रखने आपको। ट्रीटी ऑफ लासा 1904 में होती है। तिब्बत को 75 लाख रुपए इंडेनिविटी देने पड़ते हैं, फिर बाद में उसको 26 लाख कर दिया जाता है 75 से घटा के। चुंबी वैली टू बी ऑक्युपाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो चुंबी वैली वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आ जाती है अगर वो पेमेंट कंप्लीट नहीं करते तब तक। और ट्रेडिंग मार्ट्स भी स्टार्ट किए जाते हैं, यहाँ से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यातुंग जिनतेस घाटोक, यहाँ से अब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। तिब्बत फॉरेन रिलेशन प्लेस अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इंक्रीजिंग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, अब पूरा हिमालय पे भी ब्रिटिश का कंट्रोल हो जाता है। ब्रिटिश एंड चाइना एग्रीडेड चाइना वुड बी कंसिडर्ड द मीडिएटर इन फ्यूचर, अगर कोई भी तिब्बत से ट्रीटी होगी तो चाइना उसमें मीडिएटर का रोल प्ले करेगा। एम टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन स्टेटस क्यू इन सेंट्रल एशिया, इनडायरेक्टली स्ट्रेंथन चाइना रोल एंड रिड्यूस तिब्बत ऑटोनॉमी भी एकदम डाउन हो जाती है। और आज भी देखते हो तो तिब्बत की इतनी वैल्यू नहीं है स्टूडेंट, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको मेन तो ट्रीटी ऑफ लासा याद रखनी है स्टूडेंट। तो हमारा तिब्बत भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आज की इस वीडियो में लास्ट पार्ट हम करेंगे राजपूत, जो काफी इजी है स्टूडेंट, आपने पढ़ा ही होगा राजपूत। तो राजपूत का देखिए क्या होता है स्टूडेंट, राजपूत स्टेट फ्रॉम अलाइज टू एनिमी, पहले वो अलाइज होते हैं बाद में एनिमीज बन जाते हैं। तो राजपूत स्पेशली आमेर जोधपुर, ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहते हैं मुगल्स के साथ, आपने देखा है मुगल्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। मेडिवल हिस्ट्री में मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा स्टूडेंट ये सब आपको। इनिशियली रॉयल अलाइज दे ग्रेजुअली एसेटेड ऑटोनॉमी लेटर टर्न इनटू ए सेमी इंडिपेंडेंट एक्सपेंडेंस पावर, मतलब धीरे धीरे ये भी फिर एक्सपेंड करने लग जाते हैं, जैसे मुगल डिक्लाइन होते हैं तो ये भी अपनी पावर को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले अर्ली फेज में अलाइज हुआ करते थे, जैसे आमेर जोधपुर मुगल में सर्व किया करते थे। दे एंजॉयड कंसिडरेबल ऑटोनॉमी थी, इनको वतन जागीर मिली हुई थी। प्रोड्यूसर इन्फ्लुएंशियल नोबल लाइक अजीत सिंह, जय सिंह, दुर्गादास राठौर, ये नोबल्स हुआ करते थे मुगल्स के।
दिस राजपूत फैमिली इवन एस्पायर्ड फ्रॉम सुबेदारी ऑफ रिच प्रोविंस, सूबेदारी मिलती है इनको रिच प्रोविंस लाइक गुजरात की मालवा की सूबेदारी मिलती है। जैसे मालवा की सूबेदारी किसको मिलती है स्टूडेंट? जयसिंह को मिलती है। गुजरात की सूबेदारी अजीत सिंह को मिलती है। अब धीरे धीरे मुगल डिक्लाइन, जैसे मैंने बताया मुगल डिक्लाइन होते हैं, राजपूत एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। एंटी मुगल लीग, राठौर इनिशिएटिव था ये। अजीत सिंह जोधपुर गवर्नर ऑफ आगरा बनते हैं, मुगल कोर्ट में काफी एक्टिव थे। शाह जय सिंह आमिर जब अपन गवर्नर ऑफ मालवा बनाया जाता है, जो जहंदर शाह था 17 में, वो कंटिन्यू सैयद के साथ था ना, उसको मतलब मालवा की पोजीशन दे दी जाती है, मतलब मालवा में गवर्नर की पोजीशन दे देते हैं। सॉरी स्टूडेंट, कौन देता है? जहंदर शाह और सैयद ब्रदर्स गवर्नर बना देते हैं मालवा को, किसको? जय सिंह को। अब से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है कि जवाई जय सिंह थे ना, साइंस और आर्ट्स में बाकी काफी मानते थे। उन्होंने जंतर मंतर भी बनाए जयपुर में, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में। उन्होंने जिम मोहम्मद शाही एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स भी बनाई थी, जिसका नाम क्या था? जिज मोहम्मद शाही। उन्होंने सोशल रिफॉर्म भी किए थे। एक्स्ट्रा मैरिज एक्सपेंस पे भी खर्चा करते थे, मतलब दूसरों की शादी में। मतलब वो ये बोलते थे, जो शादियां होती है ना उसमें खर्चा कम होना चाहिए। कौन बोलता था? जय सिंह बोलते थे। डिस्करेज करते थे एक्स्ट्रा वेजेंट मैरिज एक्सपेंस। उन्होंने जयपुर एक न्यू कैपिटल बनाया और सूबेदारी मिली थी उनको आगरा की 1722 में स्टूडेंट। तो इनका कुछ काम था। उसके अलावा राजपूत सीज इंपेरियल लैंड्स नियर द वतन, नागौर को जोधपुर ने जीत लिया था। आमेर सीज लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी, आमेर ने बूंदी का बहुत सारा पोर्शन ले लिया था। मराठा इन्वेजन हुआ 1714 में, उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड राजपूत ग्रो वीकन देयर ऑटोनॉमी। जैसे मराठाओं ने इन्वेजन किया तो यहाँ पे राजपूत की पावर डिक्लाइन होती है स्टूडेंट, और फाइनली ब्रिटिश इंटरवेन करता है 1818 में। राजपूत स्टेट जोधपुर, जयपुर, मतेरी, बूंदी, भरतपुर एंटर सब्सिडरी अलायंस में आ जाते हैं सारे। अंडर लॉर्ड डलहौसी दो स्टेट वर लेटर थ्रेटन विद सब्जेक्टेड, जो सब्सिडरी अलायंस में नहीं आता वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में आ जाता है आखिरी में। 1857 में रिवोल्ट भी होता है, रानी लक्ष्मीबाई का आपने कहानी सुनी होगी स्टूडेंट। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि ये जोधपुर भी मतलब राजपूत भी खत्म होते हैं। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके पीवाईक्यू लेके आऊंगा, सारे जितने भी पीवाईक्यू ऐसे बने हुए आज तक, फिर वो करेंगे। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट, शेयर करिए। थैंक यू।